हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने वाले हैं। तो अगर मिनटों में इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स से पढ़ना है तो ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज में पोल्यूशन की ही हम बात करते हैं। पोल्यूशन यानी हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज अगर आ रहा है तो उसको पोल्यूशन कह सकते हैं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है 1986 में। तो ये डेट्स हमें याद रखनी है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन के कई सारे सोर्सेज हैं। फैक्ट्रीज के स्मोक स्टैक, स्मेल्टर, थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, इन सब से ये स्मोक आता है। और इसमें भी जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं PM 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे साइज के, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो एनिमल्स को भी ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं और प्लांट्स की भी रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। क्लीन फ्यूल यूज कर सकते हैं, CNG की तरफ मूव कर सकते हैं। हम जो भी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं उनको मान सकते हैं, क्योंकि CNG चीपर भी होती है और बेटर भी होती है, क्लीनर भी होती है। इसके अलावा हम अपने व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर अगर लगा देंगे तो वो प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम जैसे कैटलिस्ट की मदद से हमारे व्हीकल में से निकलने वाले एग्जॉस्ट को साफ कर देगा। तो उसमें जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरह के पोल्यूटेंट्स होंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, इस तरह के हार्मलेस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देता है। किसी फैक्ट्री में से अगर एग्जॉस्ट निकल रहा है तो उसको साफ करने के लिए भी स्क्रबर लगाया जा सकता है, जो 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को क्लीन कर देता है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्चार्ज में निकलते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स के साथ चिपक के उनको ट्रैप कर लेंगे। तो SO2 अगर है तो SO2 को स्क्रबर रिमूव कर देगा। अच्छा, अब नॉइज पोल्यूशन को भी हम एयर पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1987 में एयर पोल्यूशन वाले एक्ट में अमेंडमेंट की है। नॉइज को भी इंक्लूड किया गया एयर पोल्यूटेंट में। नॉइज के कई सारे सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और हमारी हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ पे ही इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर 140 या 150 डेसिबल से ऊपर नॉइज का लेवल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन अगर नॉइज का लेवल कम भी है तो लंबे समय तक इससे एक्सपोज रहने से स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉइज को कंट्रोल करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज किए जाएं, हॉर्न फ्री जोन्स बनाए जाएं, क्रैकर्स और लाउड स्पीकर्स पे लिमिट लगाई जाए। ये सारे काम हम कर सकते हैं। वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कौन से प्रोविजंस है गवर्नमेंट के। यहाँ पर हमें क्लीन फ्यूल यूज करने के लिए डायरेक्टिव्स दिए गए हैं और पुराने व्हीकल्स को भी टाइमली फेज आउट कर दिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन के मेन सोर्स हैं डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्री में से निकलने वाले इफ्लुएंट्स। तो कई सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी हमें इस गंदे पानी में मिलेगा, और कई बार हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मेटल्स भी मिल सकते हैं। तो अगर डोमेस्टिक सीवेज की हम बात करें तो इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का लेवल हाई होता है, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में प्रेजेंट है। जब इसको माइक्रोब्स डिग्रेड करेंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, और इसीलिए गंदे पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगेगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच अगर पानी हो जाता है तो एल्गी की भी वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। वाटर हाइसिंथ जैसे प्लांट्स स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करेंगे एक्वेटिक वीड के रूप में, ये भी हमारे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को घटाते हैं। और सीवेज में जो जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं फूड एंड वाटर की कंटेमिनेशन की वजह से। इसके अलावा जैसे हम कह ही रहे थे, DDT, टॉक्सिक हेवी मेटल्स, ये सारी चीजें भी ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा हमारे पोल्यूटेड वाटर में हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटी की वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो उसको साफ करके ही हमें किसी नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज करना चाहिए, वरना वहां पर फिशेस की डेथ होने लगती है और नेचुरल जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो डिसअपियर होने लगता है। हमारे पास एक फिनोमेना होता है बायोमैग्निफिकेशन का, यानी जो भी सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, उनकी अक्यूमुलेशन होती रहती है, अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। तो मर्क्यूरी और DDT जैसे सब्सटेंस जिन्हें हम पचा नहीं सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अक्यूमुलेट होंगे और फूड चेन में आगे जब पास ऑन होंगे तो उनका लेवल, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, अगले ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन होते रहेंगे। जैसे DDT का एग्जाम्पल दिया है कि पानी में इनिशियली वो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था,
लेकिन जब तक हम ट्रॉपिक लेवल ऊपर पहुंचे, फूड चेन के टॉप तक पहुंचे, इसका लेवल कई गुना बढ़ के 5 ppm तक पहुंच गया था, जो कि बर्ड्स के मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है और इसीलिए बर्ड्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाती है। यूट्रिफिकेशन वाटर बॉडीज की नेचुरल एजिंग की प्रोसेस होती है, लेकिन अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट किसी वाटर बॉडी में आ जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स की जल्दी ग्रोथ होने लगेगी, एल्गी की भी एक्सेसिव ग्रोथ होगी और उस वाटर बॉडी की जो नेचुरल एजिंग की प्रोसेस है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, जिसके कारण हमारी वाटर बॉडी शैलो होती चली जाती है और इसका जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसी को हम एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहेंगे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हो रही है, क्योंकि हमने खूब सारे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिए, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एल्गी की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करके एल्गल ब्लूम कॉज कर देते हैं। साथ ही साथ अगर पानी में कोई गंदगी भी नहीं है, सिर्फ गर्म पानी किसी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, ये भी वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम किसी वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी को साफ करते हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह की प्रोसेसेस इसमें हम यूज कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन से, फिल्टरिंग से, क्लोरीन ट्रीटमेंट से पानी को साफ किया गया है, जैसे कि हमने आर्केटा मार्श में देखा है कैलिफोर्निया में, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से पानी में जो भी वेस्ट बचा, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इसकी मदद से मार्श लैंड में इस पानी में बाकी वेस्ट को भी डाइजेस्ट कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया, ताकि पानी साफ हो जाए। इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श FOAM कहा जाता है। तो अमेरिका में इस तरह की केस स्टडी देखी गई है कि लोगों ने आपस में मिलकर ऐसा मार्शलैंड बनाया जहां पर पानी साफ हो गया। इकोलॉजिकल सैनिटेशन से हमारा मतलब है कि किसी भी वेस्ट को हम ऐसे तरीके से हैंडल करें कि हाइजेनिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उसको हम डिस्पोज कर पाए। ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकल भी किया जा सकता है, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, और ऐसे इकोसान टॉयलेट्स केरला और श्रीलंका में प्रेजेंट भी हैं। तो अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए 1974 में अपनी गवर्नमेंट एक्ट पास कर चुकी है। ठीक है, वेस्ट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारी लाइफ पे। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, अगर इनको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिग्रेड कर सकते हैं। तो या तो हम इन्हें लैंडफिल में डाल के इनको मिट्टी से कवर कर देते हैं, सैनिटरी लैंडफिल को, या इनमें से कुछ को बर्न भी किया जा सकता है, इंसिनरेशन भी की जा सकती है। इसके बाद लैंडफिल्स की कुछ लिमिटेशन है कि वेस्ट इतने लार्ज अमाउंट में जनरेट हो रहा है कि लैंडफिल्स हमारे लिए कम पड़ रही है हमारे लिए जगह सैनिटरी लैंडफिल्स में वेस्ट को डिस्पोज करने की, और इस वेस्ट में से निकल के अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस सीप कर गया हमारी सॉइल में तो वो हमारे सॉइल को, इवन ग्राउंड वाटर को भी पल्यूट कर सकता है। तो दो तरह के वेस्ट अपने पास, बायोडिग्रेडेबल जिनका नेचुरल ब्रेकडाउन हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल इकोसिस्टम में परसिस्ट करते हैं, ब्रेकडाउन नहीं हो पाते। इसके अलावा एक कैटेगरी अपने पास ई वेस्ट की भी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर नहीं हो सकते वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के पास भेज देती हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। ई वेस्ट ज्यादातर ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं जहां पर उनमें से मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। इसी की एक केस स्टडी है प्लास्टिक को रिसाइकल करने की, प्लास्टिक को रीयूज करने की, जिसमें बेंगलोर में अहमद खान ने एक बाइटुमेन में मिक्स करके वेस्ट प्लास्टिक के पाउडर को रोड्स ले करने का मटेरियल बना दिया, और इससे प्लास्टिक का भी यूज हो गया, प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो गया और ड्यूरेबल रोड्स भी बन गए। इसके बाद एग्रोकेमिकल्स के इफेक्ट्स तो हम जानते हैं कि जब वो वाटर में फ्लो करके जाते हैं तो वहां पर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स का अमाउंट बढ़ा देते हैं, और इवन जो किसी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमने यूज किया था, वो नेचुरल इकोसिस्टम में नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी कॉज कर सकता है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे पास केस स्टडी है, जहां पर रमेश चंद्र डागर ने हरियाणा में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। इंटीग्रेटेड एक सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बनाया है, जहां पर जीरो वेस्ट के साथ सारे के सारे फार्म प्रोड्यूस को अपने लिए ही यूज किया जा सकता है। इसके बाद में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी वेस्ट की एक कैटेगरी होती है, जिसके सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर गलती से लीक हो जाए
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल इकोसिस्टम को बहुत हार्म कर सकता है। सेफली डिस्पोज करना इसको बहुत जरूरी होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोजर से म्यूटेशन हो सकती है और बहुत ज्यादा एक्सपोजर से डेथ भी हो सकती है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को अर्थ के सर्फेस के बहुत नीचे शील्डेड कंटेनर्स में प्रॉपरली स्टोर करके ही डिस्पोज किया जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल तो बढ़ ही गया है। ग्रीन हाउस का मतलब बेसिकली ये होता है, एक नेचुरल फेनोमेना है जिसकी मदद से अर्थ के पास जितनी भी सनलाइट आ रही है उसमें से सारी वापस नहीं जा पाती। हमारे पास सनलाइट आई और कुछ हमने ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से अपने पास ही ट्रैप कर ली ताकि एक वार्म कंफर्टेबल क्लाइमेट बना रहे। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर माइनस में होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हमें जरूरत है, ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हीट ट्रैप करें, इसकी हमें जरूरत है ताकि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जैसा है 15 डिग्री सेल्सियस इतना बना रहे। लेकिन एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज्यादा हीट अर्थ पे ट्रैप हो रही है जिससे ओवरऑल जो एवरेज क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये अपनी ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाती हैं। लेकिन ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो गई हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एनहांस हो गया है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ। और पिछले कुछ समय में 0.6 डिग्री सेल्सियस अपना एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। तो ग्रीन हाउस गैसेस मेनली 3-4 है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, करीब 60%। फिर इसके बाद आता है मीथेन 20%, CFC का भी रोल है 14% और N2O को बाकी 6% में आप डाल दो। तो ये सारी मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो अर्थ पे एक्सेसिव हीट ट्रैप करने का काम करके ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, पोलर आइस कैप्स, स्नो कैप्स बर्न हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और इसी की वजह से सी लेवल भी आने वाले टाइम में काफी राइज होने की पॉसिबिलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग घटाने के लिए हम कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटाने की कोशिश करेंगे। तो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना चाहते हैं, एनर्जी यूजेज की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करके ट्रीज प्लांट करना चाहते हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कम करने की हमें जरूरत है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा रिसोर्सेज उनको चाहिए और कार्बन एमिशंस बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद ओजोन डिप्लीशन का अपने पास टॉपिक है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो शील्ड की तरह एक्ट करती है और अगर अपर एटमॉस्फेयर में रहे, स्ट्रेटोस्फेयर में रहे तो ये गुड ओजोन कही जाएगी क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करके रखती है सन की यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। लेकिन अगर नीचे होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है, एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल पे, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकती है। तो यूवी रेज का ज्यादा एक्सपोजर होगा हमारे लिए काफी हार्मफुल है, इसीलिए ओजोन हमें इससे प्रोटेक्ट करेगा। और ओजोन को मेजर करने के लिए, ओजोन का थिकनेस मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट्स हम यूज करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे एक्ट करती हैं तो ओजोन बनता बिगड़ता रहता है। यानी किस तरीके से, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाने से, डाई ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाने से ओजोन बन जाता है और यही रिएक्शन दूसरे डायरेक्शन में भी हो रहा है जब ओजोन का ब्रेकडाउन होके हमें एक ऑक्सीजन और एक डाई ऑक्सीजन मिल गया। तो ये दोनों काम चलते रहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन इन दोनों रिएक्शंस का बैलेंस बना रहना चाहिए जो आजकल बिगड़ गया है। ओजोन की डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है, बिगड़ ज्यादा रहा है, बन कम रहा है और इसका रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब यूवी रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो क्लोरीन एटम्स रिलीज कर देते हैं और ये क्लोरीन एटम्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं ओजोन का डिग्रेडेशन करवाने में। तो ऑल इन ऑल ओजोन का जो शील्ड बना हुआ था हमारे ऊपर, ये पतला होता जा रहा है और एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर तो इसकी काफी थिनिंग हो चुकी है जिसे ओजोन होल हम कहते हैं। तो यूवीबी से कम रेडिएशन हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यूवीबी वाली जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है, ये म्यूटेशंस कॉज करती हैं। अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगी तो स्किन को डैमेज करती हैं, आईज को डैमेज करती हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, ये सारे जो भी यूवीबी रेडिएशंस के इल इफेक्ट्स हैं ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ओजोन डिप्लीशन के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हमें याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुनते ही समझ जाना है, ये कनाडा में साइन की गई एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो ओजोन डिप्लीशन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए कई कंट्रीज ने साइन की है। तो देखिए यहाँ पर ओजोन होल दिखाया गया है। और फाइनली हमारे पास सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन जैसे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस, वो आ जाते हैं।
सॉइल इरोजन का तो हमें मतलब ही पता है कि सॉइल की जो फर्टाइल टॉप लेयर है उसका लॉस हो जाता है, और डिजर्टिफिकेशन का भी ये मतलब है कि ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन बींग्स की अर्बनाइजेशन की वजह से डिजर्टिफिकेशन हो रही है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ओवर इरिगेशन अगर करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में जिस तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं उसकी वजह से सॉल्ट सॉइल के सरफेस पे होके आके जमा हो जाता है ऊपर, और इससे ओवरऑल सॉइल की क्वालिटी कम होती है। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉरेस्टेड एरियाज को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करना, पेड़ काटना, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन में अकर हो रहा है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो 67% फॉरेस्ट कवर हिल्स में, 33% अपना प्लेन्स में होना चाहिए, लेकिन इससे बहुत कम लेवल इस समय हमारा रह गया है डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। मेनली डिफॉरेस्टेशन के रीजन यही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, उन्हें खाना चाहिए तो फिर फसलें उगाने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए। स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी आजकल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन का रीजन बन रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉरेस्टेड एरियाज में कमी आने की वजह से पूरा ही हमारा नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, वाटर साइकिल बिगड़ रही है, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो हमें जरूरत है रिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करके और ट्रीज प्लांट करने की। और इसी के लिए इंडिया की हिस्ट्री में हमने देखा है कि लोगों ने भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। बिश्नोई मूवमेंट काफी वेल नोन है, जहां पर बिश्नोईज ने ट्रीज को हग करके किंग के लोगों को उन्हें काटने से बचाया था, डिफॉरेस्टेशन को रोका था। अमृता देवी को इसके लिए जाना जाता है, और इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, उन लोगों को जो कि इस फील्ड में बहुत ही एक्टिवली सिंसियरली काम कर रहे हैं। हिमालयाज में इसी तरह से चिपको मूवमेंट देखी गई, जहां पर डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए लोगों ने ट्रीज को हग किया ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें काट ना पाए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, लोगों का कंट्रीब्यूशन देखते हुए, हमारी गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं, जहां पर गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करता है डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, ये डेट भी यहाँ पर हमें याद रखनी है कि 1980s में गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है, क्योंकि इससे सवाल आ चुका है। तो जो भी यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं वो हमारे लिए थोड़ा याद रखना जरूरी है। इसी के साथ, डिफॉरेस्टेशन के साथ, अपना एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर खत्म होता है। अगर इसी तरह से आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं दूसरे चैप्टर्स का भी जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।